क्वेश्चन बन रहे हैं कुछ कुछ। करते रहो। है ना। बाद में पूछना, अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे आज, है ना। हाँ। कल भी थे। कल पेरेंट्स आए थे क्या तुम लोग के? चलो, आज एक्स्ट्रा क्लास भी रहेगी, है ना। 5:30 से 6। वो जो आधे घंटे की रहती है, ठीक है। आज किस किस के आ रहे पेरेंट्स? एक और। मीटिंग में क्या क्या बताते हैं मीटिंग में? जो आपका बिहेवियर है क्लास में, जो आप हो क्लास में, आपको लगता है आप ठीक ठाक हो, तो बस वही बताएंगे। आपको डर लगता है तो फिर कुछ गड़बड़ कर रहे होगे। चलो, तो आज अपन एनर्जी टॉपिक खत्म करेंगे, है ना। तो बहुत ध्यान से बैठे रहेंगे, टकटकी लगा के। और एनर्जी सीखेंगे, गैस के मॉलिक्यूल की, गैस के मोल की, है ना। चलो। पीछे। चलिए, हेडिंग डालो। हेडिंग डालेंगे। टोटल। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल, उसमें स्पेलिंग गलत है, सही लिखना। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन होता है ना, वही। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। चलो। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो कौन सी एनर्जी पढ़ रहे हैं अपन? ट्रांसलेशनल। ठीक है। हालांकि उसके पास एनर्जी बहुत सारी होती है। गैस के मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल अपनी जगह पर रोटेट भी करते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और ट्रांसलेशनल, सीधे तो वो चलते ही है ना। ट्रांसलेशनल मतलब क्या? सीधे चलना, है ना। तो सीधा तो वो चलता ही है, रोटेट भी करता है, और वाइब्रेट भी करता है। तो तीनों काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन अपन किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्त, गैस में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? कितने मानते हैं अपन? कैपिटल एन। ठीक है। और सब अपनी अपनी वेलोसिटी से मस्त चल रहे हैं, है ना। तो अगर अपन सबकी पूरी गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहे, तो अपन को सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले मॉलिक्यूल की हाफ एम वी वन स्क्वायर, दूसरे मॉलिक्यूल की हाफ एम वी टू स्क्वायर, तीसरे मॉलिक्यूल की हाफ एम वी थ्री स्क्वायर, प्लस डॉट 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 हाफ एम वी एन स्क्वायर। हो गए पूरे एन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। और उन सबको अपन ने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है। अब यहां पर ये जो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एन स्क्वायर, ये जो बना है,
हम इसको आर, क्योंकि अपने लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है, आरएमएस। तो अपन हर फॉर्मूला, चाहे वो प्रेशर का हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी का हो, किसी का भी हो, किसके फॉर्म में पढ़ते हैं। और आरएमएस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वी आर एम एस इक्वल्स टू अंडर रूट आता है, उसमें क्या आता है, अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 VN स्क्वायर अपॉन एन, यही आता है। तो यहाँ पे एक तो अंडर रूट की कमी है, और एक किसकी कमी है, एन की कमी है। तो हमने एन से मल्टीप्लाई और एन से डिवाइड किया, तो एन की कमी तो दूर हो गई, और ये वाला ऊपर वाला एन चला गया आगे। क्लियर है। अब किसकी कमी रह गई, रूट की, है ना। तो रूट जब हटाते हैं अपन, जैसे VRMS का फॉर्मूला ये होता है, अगर अपन इस रूट हटा दें तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू लिखी है ये किसके बराबर है, VRMS के स्क्वायर के बराबर, है ना। और एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो जाता है, पूरी गैस का मास। एक मॉलिक्यूल का मास इनटू कितने मॉलिक्यूल हैं, तो वो पूरे गैस का मास हो जाता है, कैपिटल एम। तो फॉर्मूला बनता है हाफ एम, ये एम हो जाएगा, और VRMS का स्क्वायर। तो एक तरीके से हाफ MV स्क्वायर के बराबर ही है ना, किसके जैसा है एक तरीके से ये, हाफ MV स्क्वायर, बस एम क्या है, पूरी गैस का मास है, और स्पीड कौन सी है, RMS, और उसका स्क्वायर। तो ये होती है टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। एन देखो ना कहाँ गया, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या हो गया, पूरी गैस का मास, है ना। जैसे दो लोग हैं और दोनों के मास सेम है, तो एक का मास पता है हमें, तो उसी में से सीधे टू का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी गैस का मास बन जाएगा, है ना। तीन मॉलिक्यूल है तो थ्री का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो पूरी गैस का मास बन जाएगा। एन मॉलिक्यूल है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरी गैस का मास बन गया। ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल चल रहा था, V1 V2, कोई V3 से, कोई V4 से, है ना। तो सबकी काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल इंडिविजुअल लिखी अपन ने, और क्या कर दिया, उन्हें ऐड कर दिया। फिर हाफ एम कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, ये RMS बनाने के लिए हमें एन से मल्टीप्लाई एन से डिवाइड करा, तो ये डिवाइड वाला यहाँ चला गया, और ऊपर मल्टीप्लाई वाला यहाँ आ गया आगे। ठीक है। और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है VRMS का स्क्वायर, क्योंकि VRMS क्या होता है, VRMS ये होता है। एक और वो फॉर्मूला अलग है, √3p/ρ, √3RT अपन मॉलिक्यूल, वो तो है ही फॉर्मूला, ये भी तो पढ़ा था अपन ने VRMS का फॉर्मूला। तो इसमें से ये इतना बन रहा है, इतना। तो ब्रैकेट, ये रूट हटा दो, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये जो लिखा है वो किसके बराबर है, स्क्वायर के बराबर। और ये किसके बराबर है, पूरी गैस का मास। एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो क्या हो जाता है, पूरी गैस का मास। क्लियर है। तो फॉर्मूला निकल के आया हाफ एम VRMS का स्क्वायर। क्लियर है। यहां पर स्मॉल m है, ये एक मॉलिक्यूल के मास है इंडिविजुअल, तो इसलिए स्मॉल m। और ये पूरी गैस का मास है, इसलिए कैपिटल M। क्लियर है। लिख लो। हाँ, ये तुम्हारे बोर्ड में है, इसलिए लिख लो इसको। हाँ, बोर्ड में आ सकता है बिल्कुल, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण
कितना? 5:30 बजे रहेगा ना? कल तुम लोग बता देना, तुम लोग की इच्छा है। आज डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का रिवीजन कराएंगे, ठीक है? तो इसलिए जो आना चाहे वो आ सकते हैं। तो देखो, जेई के पीवाई क्यू लगाते रहो। इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन इतने से बाहर नहीं आता, समझ रहे हो? लेकिन फिर भी पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि सर सब कुछ पता है लेकिन आंसर नहीं निकाल पा रहे। समझ रहे हो ना? क्योंकि वो अलग से क्वेश्चन थोड़े से रहते ही है ना? और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको 10 से 15। और फिर जब उनको डिटेल में देखेंगे, अच्छा सर ऐसे ऐसे इसको करना है, ये सब तो पता था लेकिन दिमाग नहीं चल रहा होता उस जगह पे, है ना? इसलिए जेई के पीवाईक्यू लगाओ, और जहाँ जो जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं ना उन पे सर्कल्स लगाओ, कि इन क्वेश्चंस को बाद में फिर देखेंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद भी कैसे कहाँ जाना है ये सब नहीं पता था इसमें, है ना? चलिए, तो ये फॉर्मूला याद तो रहेगा ही, है ना? ½ m v/m/s², कोई चेंजेस नहीं है। बस m याद रखना पूरी गैस का मास है, और RMS स्पीड का स्क्वायर है। चलिए, अब दोस्त ध्यान से सुनना है ना। हम निकालने जा रहे हैं, ध्यान से फिर से, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, हेडिंग डालेंगे। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अगर आपसे कभी बोला जाए कि हमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताइए, कितने की? 1 मोल गैस की, कितने की? 1 मोल गैस की, ठीक है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितने की? 1 मोल। तो दोस्त, 1 मोल गैस, तो 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालने से पहले आपको 1 मोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने बताया भी था कि 1 मोल क्या होता है? 1 मोल इक्वल्स टू, हाँ, वो तो ठीक है। क्या है ये? ये तो नंबर ऑफ, ये तो जो मोल है ना उसका फॉर्मूला है कि म्यू को आप ऐसा लिख सकते हो। लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है? 1 मोल। चलिए, एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर वेट की डेफिनेशन पता है? आप मॉलिक्यूलर वेट पढ़ते रहते हो सबका, पढ़ते हो कि नहीं? हाइड्रोजन का 2, हीलियम का 4, लिथियम का 7। तो ये क्या होता है, ये 7, 4, 2? हाँ, इनको पता ही हंस रहा है। खड़े हो जाओ। क्या होता है बताओ, 1 मोल मॉलिक्यूलर वेट? हाँ,
बताओ। और मुस्कुरा तो ऐसे रहे थे, सब पता है तुम्हें। ये मुस्कुरा के ये बोला था किसी को ये भी नहीं पता, किसी को ये भी नहीं पता, मैं पता है। ऐसे हाथ उठा रहा था। अब बता नहीं पा रहा। बताओ। मॉलिक्यूलर वेट होता है किसी गैस के एक मोल का मास। किसी गैस के, किसी गैस का एक मोल ले लो। समझ रहे हो? चलो, अगर हम आपसे बोले किसी गैस का एक मोल लेके आओ, तो कितना लेके आओगे? केमिस्ट्री में तुमने मोल पढ़ लिया है। तो तुम उस गैस के 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल उठा के ले आओगे। कितने मॉलिक्यूल लेके आओगे? कितने? रुक जाओ 1 मिनट, ये बताएंगे, इनने सुन लिया। हाँ बताओ। 6 के आगे 23 जीरो। कितने? गिन लो कितने। गिनती भूल जाओगे, है ना? तो 6 के आगे 23 जीरो। इतने मॉलिक्यूल तुम अगर किसी गैस के लेके आ जाओ, तो तुम समझ जाना कि तुम उस गैस का क्या उठा के लेके आ गए? एक मोल उठा के लेके आ गए। 6 के आगे कितने जीरो? 23। इसको पढ़ लोगे कितना है ये? है? देख लेना। तो इतने मॉलिक्यूल अगर किसी गैस के उठा के लेके आ गए तुम, समझ जाओ आपने उस गैस का क्या उठा लिया? एक मोल उठा लिया। समझ रहे हो? ठीक है। और इतने मॉलिक्यूल का जो मास होगा, वही उस गैस का क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर वेट कहलाएगा। समझ गए? अब गैस के हर मॉलिक्यूल का मास तो सेम ही रहता है, अपन आइडियल गैस पढ़ रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल का मास अपन क्या लिखते हैं? स्मॉल एम। और इनटू आप कितने मॉलिक्यूल उठा के लेके आए हो? एवोगैड्रो के बराबर। कितने? एवोगैड्रो के बराबर। तो एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये बन गया पूरी गैस का मास। समझे? ठीक है। और ये कितनी गैस है? एक मोल, है ना? तो एक मोल गैस का मास, एक मोल गैस का मास, तो एक मोल गैस का मास कितना होता है? एक मॉलिक्यूल का मास इनटू उसमें मॉलिक्यूल है कितने। कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो। तो एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये बन गया एक मोल गैस का मास। और इस एक मोल गैस के मास को ही क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर वेट। तो एक मोल गैस का मास इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट। और एक मोल गैस का मास होता कितना है? एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। एक मॉलिक्यूल का मास इनटू उसमें मॉलिक्यूल। हम तुमसे पूछेगा तुम सबका मास सेम है, तो इस क्लासरूम का मास कितना हुआ? तो आपका एक एक का निकाल के ऐड करोगे क्या? सीधा एक मॉलिक्यूल का मास इनटू मॉलिक्यूल है कितने। समझ रहे हो? एक मॉलिक्यूल का मास इनटू मॉलिक्यूल है कितने। तो वैसे ही एक मोल गैस का मास कितना होगा? एक मॉलिक्यूल का मास इनटू मॉलिक्यूल है कितने। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो। समझ रहे हो ना? और जो मास निकल के आता है उसी को मॉलिक्यूलर वेट बोला जाता है। समझ रहे हो? तो 1 मोल गैस का मास ही क्या होता है उस गैस का? मॉलिक्यूलर वेट होता है। बैठो। तो हम यहां पे देखने जा रहे हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। अब हमें पता है गैस की टोटल ट्रांसलेशनल क्या होती है? हाफ इंटू गैस का टोटल मास इंटू Vrms²। अब गैस की टोटल ये है, लेकिन हम आपसे बोले कि हमने टोटल ही आपको एक मोल दिया, और हमने नया क्वेश्चन बना दिया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। तो आप यहां पे मास की जगह क्या कर दोगे? m इंटू एन ए, स्मॉल m इंटू, या फिर सीधे बोलो तो मॉलिक्यूलर
वेट, क्योंकि एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हो ना सर। तो एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हमें टोटल पता है, लेकिन आपने हमें टोटली कितना दिया, एक मोल। तो एक मोल का मास तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मतलब हमारे मेन फॉर्मूला में जो एम है, बस उसकी जगह क्या कर दो, एम डब्ल्यू, बस। समझे? तो हमें पता है फॉर वन मोल, फॉर वन मोल जो मास होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर। तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे, एम डब्ल्यू। और वी आर एम एस सबको पता है, अंडर रूट 3 RT अपन मॉलिक्यूलर वेट। और उसका क्या है, तो रूट हट जाएगा, और रूट हट जाएगा तो एम डब्ल्यू और एम डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और केवल क्या बचेगा, 3/2 RT। बधाई हो दोस्त, ये फॉर्मूला आपको लाइफ में नहीं भूलना कभी, जब तक आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो लोग मैकेनिक्स ब्रांच लेंगे उन्हें भी ये फॉर्मूला पूरे 4 साल याद रखना होगा इंजीनियरिंग के। ठीक है? तो गैस के एक मोल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 RT। और देख लो, कोई भी डाउट हो तो, कैसे आया वो 3/2 RT। कुछ नहीं करा हमने, बस क्या करा, जो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी ना, उसमें मास की जगह बस क्या कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट। क्यों? क्योंकि आप सर बात कर रहे थे केवल एक मोल की, और एक मोल का जो मास होता है वो कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। इसलिए हमने बस मास की जगह क्या कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट, और आरएमएस का फॉर्मूला पुट कर दिया, और निकल के आ गया 3/2 RT। एक मोल गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। चलिए यहां पे देखने वाली बातें ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा एक्टिव होके बताओ। यहां पर कितनी एनर्जी निकली है, 3/2 RT। 3/2 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी अगर हम कांस्टेंट कर दें, मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हर गैस के एक मोल की काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी, सेम ही निकलने वाली है। समझे? अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हमने एक कंटेनर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन भर दी, हीलियम भर दी, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, सब सारी गैस भर दी, तो इन सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, आंसर क्या रहेगा, सेम। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो कैंसिल आउट हो गया, उन सब गैसेस में क्या अंतर है, मॉलिक्यूलर वेट का, और वो हो गया कैंसिल आउट। तो मॉलिक्यूलर वेट का तो रोल रहा ही नहीं यहाँ पे, और सर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी सबकी क्या हो गई। और सर पहले ही दिन केटीजी में पढ़ लिया था, काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, पहले ही दिन पढ़ लिया था। समझ रहे हो? तो देखो आज पता भी लग गया कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। देख लो सर, टेम्परेचर बदलोगे तो ही काइनेटिक एनर्जी बदलने वाली है, और वो भी सर सेम टेम्परेचर पे। अगर आपने टेम्परेचर सारी गैसेस का सेम रखा है तो सबकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहने वाली है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट का यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं। ये किसके लिए बात चल रही है, एक मोल के लिए। तो सर आप एक एक मोल सारी गैसेस का ले लो, और सबके टेम्परेचर भी क्या कर दो, सेम, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी गारंटी से सेम रहेंगी। समझ पा रहे हो? ये बात अपने दिमाग में रखोगे। हम कौन सी काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं, जल्दी से बोलो। हम क्यों इतना जोर दे रहे हैं, आगे पता चलेगा आपको। हम कौन सी काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं अभी केवल, और कौन कौन सी हो सकती हैं, रोटेशनल हो सकती है, और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये दो और हो सकती हैं। टोटल कितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पढ़ी जाती हैं, 3, लेकिन हम अभी एक ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर समझना। अभी हम ट्रांसलेशनल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो 3 आ रहा है ना, 3, ये बहुत काम का है, ये आगे पता चलेगा आपको। ठीक है? तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक मोल क्लियर है। तो यहाँ पे हमने नीचे आपके लिए नोट भी लिखा है, क्या, तो इट मींस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ एवरी गैस रिमेन सेम एट एनी टेम्परेचर। आप कोई सा भी टेम्परेचर ले लो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक मोल हीलियम, एक मोल ऑर्गन, बताओ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1:1, है ना।
70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीलियम और हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1 मोल की 1:1, खत्म। 1:1। हाँ, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि हीलियम 50 पर और हाइड्रोजन 40 पर, अब 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, तो अब अलग अलग निकलेगा क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 मोल की हो गई। अब कहानी आएगी एक मॉलिक्यूल की। हाँ लिखेंगे, अभी रुक तो जाओ। हाँ, आप क्या पढ़ने, ध्यान से सुन लो दोस्त। ये सुन लिखना विखना जिंदगी में चलता रहेगा, है ना। जेई ना निकले तो जिंदगी में लिखते रहना, फिर तो निकल जाए तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सुनो, और कोई लोड मत लो, ऐसे तो बिल्कुल मत समझो, ऐसे घुमाएंगे ऐसे घुमा घुमा के अपनी, है ना, कोई लोड नहीं लेना अपन को। एकदम रिलैक्स होके सुनो, ठीक है। और जहां भी कोई कंफ्यूजन हो एकदम बोल दिया करो। अब अपन देखने जा रहे हैं एक, क्योंकि 7th 8th की बातें चल रही हैं ये सब, तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। अब क्या देखने जा रहे हैं? एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल। अभी हम केवल क्या बात कर रहे हैं, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो अब एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल, तो ध्यान से सुनो। आपको किसकी ट्रांसलेशनल पता चली अभी थोड़ी देर पहले? 1 मोल की। कितनी? कितनी? 3/2 RT। तो आप हमें एक बात बताओगे, 1 मोल हमें निकालना कितने की है? 1 मॉलिक्यूल की। तो 1 मोल की अगर इतनी है, और 1 मोल मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं? एवोगैड्रो। तो क्या हम इस काइनेटिक एनर्जी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये एन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है? बोलो। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये 1 मोल की है ना। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। बोलो। और 6 × 10⁻23 को क्या बोलते हैं? तो ये एन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। तो एन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी, तो 1 मॉलिक्यूल की कितनी? कहां चला जाएगा ये? डिवाइड में, तो क्या बनेगी? 3/2 RT अपॉन एन, और R/N तुम्हाला माहिती है, तो 3/2 KT। ये भी आपको पता लग गया दोस्त, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आपको पता लग गई, देख लो यहाँ पे। तो हमें पता है 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल? Na मॉलिक्यूल। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ Na मॉलिक्यूल। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ Na मॉलिक्यूल को ऐसा लिख सकते हैं। तो Na मॉलिक्यूल की इतनी है, तो 1 मॉलिक्यूल की, तो उससे हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? R/Na को KT। तो 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आपके सामने निकल के आ गई 3/2 KT। देख लो, दो फॉर्मूला पता लग गए। सुनते जाना बेटा एक एक। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल कितनी? और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल 3/2 KT। अब क्या है? 1 ग्राम। ठीक है। सब आपको इंडिविजुअल एकदम क्रिस्टल क्लियर याद होने चाहिए, वो कौन कैसे आ रहा है देख लो, ठीक है। चलिए, 1 ग्राम की काइनेटिक एनर्जी, तो आपको 1 मोल की याद है कितनी? 3/2 RT। अच्छा, 1 मोल का मास कितना होता है? अभी बताया था। 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। इसीलिए तो अपन ने ऊपर मास की जगह MW लिख दिया था, देखो। 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, तो देखो मास की जगह आपने क्या पुट कर दिया? मॉलिक्यूलर वेट, है ना, क्योंकि 1 मोल का जो मास होता है वो कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताओ, इस मॉलिक्यूलर वेट को आप किस में लिखते थे, ग्राम में कि किलोग्राम में? ग्राम में लिखते थे। तो इसका मतलब, सर ये जो मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट लिखा है आपने, वो किस में है? ग्राम में। तो इसका मतलब सर, ये जो आपने काइनेटिक एनर्जी हमें 1 मोल की लिख के दी है, 3/2 RT, है ना। तो ये MW ग्राम की काइनेटिक एनर्जी, ऐसा बोल सकते हैं?
नहीं समझे तुम? आपके एक मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 RT, है ना? 3/2 RT। तो एक मोल को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ग्राम की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक मोल का मास कितना होता है? mW ग्राम, है ना? तो ध्यान से देखो, एक मोल मतलब मॉलिक्यूलर वेट ग्राम, ठीक है? तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक मोल को ऐसा भी बोला जा सकता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ग्राम, है ना? और एक मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 RT। इसका मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ग्राम को भी क्या बोल सकते हैं? 3/2 RT। और फिर हमें चाहिए केवल 1 ग्राम की, तो मॉलिक्यूलर वेट को कहां पहुंचा दो? नीचे पहुंचा दो। तो क्या हो जाएगा? 3/2 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और आर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमने आपको बताया था स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, स्मॉल आर, है ना? और ये फॉर्मूला ज्यादा कभी आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है? तो इस तरीके से हमने आपको 3 काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे याद कराई, ठीक है? एक मोल की, पहले तो टोटल, है ना? फिर एक मोल की, फिर एक मॉलिक्यूल की, और फिर 1 ग्राम की। और वो भी कौन सी काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशनल। रोटेशनल और वाइब्रेशन आएंगे अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने के बाद, समझे? ठीक है। तो कितने 4 फॉर्मूला हमने देखे आज। तो पहले तो बताओ हमें जल्दी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या है? 12 mVRMS²। फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, तो 3/2 RT। 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस और 1 ग्राम ऑफ गैस, ठीक है? इन तीनों फॉर्मूला में आप देखो तो 3 3 आ रहा है, 3/2, 3/2 KT, 3/2 RT, है ना? ये थ्री बहुत काम का अक्षर है ना? ये 3 3 जो आ रहा है, ये आगे आपको पता चलेगा कि ये जो शब्द लगा है ना ट्रांसलेशनल, इसकी वजह से आ रहा है। क्योंकि जब वाइब्रेशनल पढ़ेंगे ना, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये 3 बदल जाएगा। और जब रोटेशनल पढ़ेंगे ना, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस 3 बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 जो है ना, ये आगे बदलने वाला, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये 3 जो है ना, ये बहुत ही काम का शब्द है, ठीक है? तो इस पे अभी नजर रखना। अभी तो आपको पूरे फॉर्मूला याद ही हो गए, ठीक है? तो आगे लेकिन ये 3 धोखा देगा, ठीक है? चलिए, तो ये आप लिख लेंगे। कहां तक लिखा था आपने? 1 मोल से लिखना है ना? लिखो। वो उधर का कुछ मत लिखना, केवल आपको यही यही लिखना है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, और अभी अपन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो अपन ने 4 फॉर्मूला देखे। टोटल काइनेट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक मोल की काइनेट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और 1 ग्राम की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? इनके डेरिवेशन वेरिएशन कुछ भी आपके बोर्ड बोर्ड में नहीं है। आप चाहे लिख जरूर लो पूरा, बट नहीं लिखो चाहे मत लिखो, हमें कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला जरूर याद होने चाहिए, ठीक है? ये सारे फॉर्मूले आपकी बोर्ड की बुक में डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट। सोचते रहो कैसे आए, है ना? तो आपको पता है कि कैसे आए। ये लिखो ना पूरा, छोड़ के दिया।
वन मोल की लिख गया। और हमें क्लियर और सिंबल पे ध्यान देना। वन मोल की काइनेटिक एनर्जी को हमने केवल ई से लिखा है ना। और टोटल ट्रांसलेशन को ऊपर ध्यान से देखो तो हमने ई टी से लिखा था। ठीक है। वन मॉलिक्यूल को हमने देखो ध्यान से, तो ई स्मॉल एम से लिखा है। और वन ग्राम की हमने ध्यान से देखो तो ई जी लिखा है। तो क्योंकि बहुत सारी है ना, तो आपको क्लियरिटी रखनी पड़ेगी किसका कौन सा सिंबल है। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप मेरा ही सिंबल फॉलो करें, आप आपके हिसाब से भी लिख सकते हैं। बस आपको याद होना चाहिए। ये लिख गया। अब ये लिखो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। और थोड़ा सोच के लिखना, छपाई मत करना। तो हमें एक मोल की पता है, और एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, इसका मतलब हमने जो एक मोल की काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है, वो उतने मॉलिक्यूल की भी काइनेटिक एनर्जी है ना। तो हमें निकालना है एक मॉलिक्यूल की, तो उससे डिवाइड कर दिया। एक मॉलिक्यूल की लिख गई। अब लिखना है एक ग्राम की। लिख लो, लिख। अरे बरका, समझ में आ गया। लिख गया एक मॉलिक्यूल का। ये ज्यादा काम का है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख लो।
लग गया? चलो, हेडिंग डालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। डाल दी हेडिंग। सुनेंगे। सुनो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री मतलब कोटि, है ना, मतलब प्रकार, है ना। डिग्री मतलब क्या? कोटि, प्रकार। ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के प्रकार, मतलब स्वतंत्रता की कोटि। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? स्वतंत्रता की कोटि। तो किसी गैस के मॉलिक्यूल के पास क्या स्वतंत्रता की कोटि है? स्वतंत्रता मतलब क्या होती है? कि आपको पैसे दिए आपके पापा ने, तो आप कितने तरीके से उसको उड़ा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड योर स्वतंत्रता। समझ रहे हो? ठीक है। तो वैसे ही कोई गैस मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है, वो कितने तरीके से खर्च कर सकता है। तो गैस मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करेगा? अपनी मोशन में। तो कोई गैस मॉलिक्यूल जितने तरीके से मोशन करेगा, उतने ही तरीके से वो अपनी एनर्जी को क्या करता है? खर्च करता है। और वही नंबर ऑफ टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। बात समझ में आई? क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? कोई गैस मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को जितने नंबर ऑफ वेज में यूटिलाइज करेगा, उसके पास जो भी एनर्जी थी, थोड़ी उसने ट्रांसलेशनल में खर्च करी, थोड़ी वाइब्रेशनल भी कर ली, थोड़ा उसने अपनी रोटेशन में भी खर्च कर दी। तो ये नंबर ऑफ वेज इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप अपनी एनर्जी को कितने वेज में, कितने रास्तों पे, कितने तरीकों से यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, वही नंबर ऑफ तरीके इज कॉल्ड आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। पीछे क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? है कोई गैस मॉलिक्यूल कितने तरीके से अपनी एनर्जी का यूटिलाइज कर रहा है, वो नंबर ऑफ तरीके इज कॉल्ड उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबको समझ में आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ के देखो। द नंबर ऑफ वेज in which the gas molecule can utilize its energy is called degree of freedom। क्लियर है सभी को? कोई गैस मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को जितने नंबर ऑफ तरीके से यूज कर रहा है, वही तरीके, नंबर ऑफ तरीके इज कॉल्ड उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप अपना पैसा खाने में यूज कर पा रहे हैं, आप जुआ खेलने में यूज कर पा रहे हैं, सट्टा लगाने में यूज कर पा रहे हैं, दारू लाने में, सिगरेट लाने में, तो वो नंबर ऑफ टोटल तरीके इज कॉल्ड आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। कुछ लोग होते हैं वो अपना रुपए केवल अपनी पढ़ाई पे ही खर्च कर पाते हैं, खाने पीने को भी नहीं बचता, तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है ना। खाने को ही नहीं बचता, ऐसे भी लोग होते हैं, फिर खाने के लिए भटकते हैं, क्योंकि पूरा पैसा उन्होंने अपनी पढ़ाई पे खर्च कर दिया। तो ऐसा कौन है? ऐसा है एक, ट्वेल्थ फेल मूवी देखी होगी आपने, मनोज शर्मा, है ना। तो वो अपना पूरा पढ़ाई पैसा जो भी कमाते थे वो बुक्स खरीदने में, और बाकी घर भेज देते थे। खाने के लिए फिर वो अलग से एक्स्ट्रा काम करते थे, और वो उनको खाने को दे देता था। तो ऐसे करके उन्होंने अपना यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया। समझ रहे हो? और ये रियल स्टोरी है।
आप उनके गांव जा सकते हैं, उनका गांव मेरे गांव के बगल में ही है। हाँ, तो ये रियल स्टोरी है एकदम, है ना? क्या? गांव का नाम तो नहीं पता। मुरैना के, मुरैना मतलब पुलकित, पुलकित सर है ना, और मेरा गांव, इसमें डिस्टेंस होगा 50 किलोमीटर लगभग, और फिर उसके बीच में ही उनका गांव। चलो, तो कितने तरीके से आप अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो गैस मॉलिक्यूल कितने तरीके से यूज कर सकता है? भाई, ट्रांसलेशन में खर्च कर सकता है, रोटेशन में खर्च कर सकता है अपनी एनर्जी, और वाइब्रेशन में, है ना? समझ रहे हो ना? तो हमें वही सब पढ़ना है कि कितने तरीकों से खर्च करेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंबल क्या है? एफ। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। ध्यान से सुनना, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल, अलग अलग टाइप का गैस मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके से एनर्जी खर्च करता है, क्योंकि गैस मोनो एटॉमिक होती है, डाई एटॉमिक होती है, और पॉली एटॉमिक होती है ना? तो मोनो एटॉमिक की पहले बात कर रहे हैं। तो मोनो एटॉमिक गैस हवा में छोड़ दिया आपने, मान लो हीलियम। हीलियम क्या है? मोनो एटॉमिक गैस है। आपको एग्जांपल पता है कि नहीं, मोनो एटॉमिक कौन कौन है? कौन कौन है? सारी इनर्ट गैसेस किसका एग्जांपल है? उनको He2 ऐसे करके नहीं लिखा जाता, Ar2 ऐसे करके नहीं लिखा जाता, Ne2। समझ रहे हो ना? उनको ऐसे करके नहीं लिखा जाता, वो केवल हीलियम को केवल He करके ही लिखा जाएगा। समझ रहे हो ना? चलो, तो मोनो एटॉमिक गैस को अगर आप हवा में छोड़ देंगे तो वो 3D में उड़ेगा, और 3D में जब कोई चलता है तो उसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट आते हैं? 3। तो मतलब उसकी ट्रांसलेशनल मोशन कितनी डायरेक्शन में चल रही है? तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ये बात क्लियर होगी सबको? अकेला मॉलिक्यूल अगर फूंक दोगे, चला जाएगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा क्या? वापस लौट के आएगा क्या? है? अकेला मॉलिक्यूल कभी वाइब्रेट कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है उसका? वाइब्रेशन में वो अपनी कुछ भी एनर्जी खर्च नहीं करता। अब रोटेशन की बात करते हैं। रोटेशनल, तो हर मॉलिक्यूल एक सॉलिड स्फीयर की तरह होता है। हर गैस का मॉलिक्यूल क्या होता है? एक, और वो अपनी एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूमता रहता है। समझ रहे हो ना? जैसे अर्थ घूमती ना, इस एक्सिस के अबाउट। लेकिन उसका साइज क्या होता है? नेग्लिजिबल। तो गैस का मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन करता है, अर्थ की तरह अपनी एक्सिस पे, और ऐसे करके चलता रहता है, हवा में उड़ता रहता है, और ऐसे करके घूमता रहता है। समझ रहे हो ना? लेकिन उसका साइज नेग्लिजिबल होने की वजह से उसका रोटेशन होते हुए भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत छोटी चीज अपनी जगह पे घूम रही है ऐसे करके कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि उसका साइज तो क्या है, बहुत छोटा है। तो रोटेशनल में खर्च होता तो है, लेकिन हम क्या मान लेते हैं? नेग्लिजिबल, जीरो। हो गए तीनों? तो अगर आपसे पूछा जाए मोनो एटॉमिक गैस का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो क्या बोलोगे? 3। क्योंकि 3D में उड़ता है, तो उसकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट आएंगे, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल 0, रोटेशनल 0, और टोटल 3। 3 + 0 + 0, तो टोटल भी 3, ट्रांसलेशनल भी 3, और वाइब्रेशन और रोटेशन 0। ये हो गया मोनो एटॉमिक का खेल खत्म। समझ में आया? बोलो। तो ये देख लो, वही सब हमने यहाँ पे लिखा है। मोनो एटॉमिक गैस कैन ट्रांसफर ट्रांसलेशनल मोशन एंड, है ना, परफॉर्म रोड वाइब्रेशन, तो वो कर नहीं सकता, अकेला है बेचारा। अब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, तो जब 3D में उड़ेगा तो 3 कंपोनेंट आएंगे, वी एक्स, वी वाई, और, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितना हो गया? 3। 3 जगह एनर्जी यूज कर रहा है अपनी, है ना, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और, हाँ, बात करें रोटेशन की, तो रोटेशन करता है, बट ड्यू टू नेग्लिजिबल साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, द रोटेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल अबाउट इट्स ओन एक्सिस बिकम नेग्लिजिबल। इसकी वजह से उसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मान लिया? 0।
और अकेला मॉलिक्यूल वाइब्रेशन तो कर ही नहीं सकता, तो वाइब्रेशन वैसे जीरो हो गया। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो 3 + 0 + 0, तो ये है मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर ट्रांसलेशनल पूछा जाए तो वो भी 3, और टोटल पूछा जाए तो वो भी 3। तो मोनो एटॉमिक में तो अगर टोटल पूछा जाए तब भी 3 है, और ट्रांसलेशनल पूछा जाए, क्योंकि बाकी दोनों तो 0 0। ठीक है। अब किसका नंबर आया? डायएटॉमिक का। तो डायएटॉमिक कोई प्रॉब्लम नहीं, डायएटॉमिक गैस को आपने हवा में उड़ाया तो उसकी वेलोसिटी के भी कितने कंपोनेंट आएंगे? 3। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसका भी कितना है? 3। सही बात है, पेन दो। डाई एटॉमिक का भी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3। अब डायटोमिक गैस जब हवा में उड़ती है तो डायटोमिक गैस में तो दो एटम होंगे और एक बॉन्ड से जुड़े होंगे, है ना? ये भी अपनी एक्सिस पे घूमते रहते हैं दोनों, लेकिन साइज क्या है? नेग्लिजिबल। तो उनके खुद के रोटेशन तो खुद की एक्सिस के अबाउट तो क्या हो गए? नेग्लिजिबल। लेकिन बॉन्ड लेंथ को अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और वो ऐसे करके भी रोटेट करते हैं, ऐसे करके भी रोटेट करते हैं। तो इस रोटेशन को अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से उनका खुद की एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है वो तो अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन बॉन्ड लेंथ की वजह से जो वो ऐसे करके रोटेट करते हैं उसको अपन नेग्लेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए उनका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इस बार कितना आ जाएगा? एक इस वाले मॉलिक्यूल का, एक इस वाले मॉलिक्यूल का, कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। अब वाइब्रेशन। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल, जब तक आपसे बोला ना जाए कि हाई टेम्परेचर है तब तक आप क्या मानोगे? नॉर्मल। नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस के मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब वो वाइब्रेशन में कुछ भी खर्च नहीं कर रहा है, इसलिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 0। तो ट्रांसलेशनल जो टी आर है, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल और वाइब्रेशनल और टोटल 5। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर बोला जाए, क्या बोला जाए, तो फिर वाइब्रेशन भी दोनों के होने लगते हैं, और फिर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका ऐड हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा? 7। ये हो गया डायटोमिक का काम खत्म। अरे समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देख रहे हो, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक का ट्रांसलेशनल कितना होता है? डायटोमिक का भी ट्रांसलेशनल 3। समझ रहे हो? वो फॉर्मूले याद है तीनों? 1 मोल के, 1 मॉलिक्यूल के, 1 ग्राम का। उसमें बार बार क्या आ रहा था? और हमने क्या लिखा है तो वहां पे ट्रांसलेशनल, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल भी कितना है सबका? तो क्या कहीं वो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही तो नहीं था? वही था। समझ रहे हो? अपन वहां पे कौन सी काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ के आए हैं? ट्रांसलेशनल। और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सबका कितना निकल रहा है? 3 3 3। तो शायद वो 3/2 RT में जो 3 था, 3/2 KT में जो 3 था, 3/2 स्मॉल RT में जो 3 था, वो सब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम था। बहुत ज्यादा हो गया। चलो बस एक लास्ट टॉपिक और है। हाँ। अब है पॉली एटॉमिक। कौन सी? पॉली एटॉमिक गैस दो टाइप की होती है। एक लीनियर, जैसे CO2, है ना? CO, तो लीनियर है ना? और एक H2O, जो कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है, नॉन लीनियर, है ना? तो इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो लीनियर है, तो लीनियर तो भाई डायटोमिक जैसी होगी वो तो, है ना? तो इसलिए उसका तो डायटोमिक जैसा। ट्रांसलेशनल तो सबका ही 3 रहेगा। इनका भी देखो ट्रांसलेशन, ये RR लिख गया है, वो TR है। ट्रांसलेशनल 3, ट्रांसलेशनल 3। रोटेशन तो इनका 2, क्योंकि ये सी के अबाउट घूमेंगे। किसके अबाउट घूमेंगे? बीच में सी रहेगा। सी के अबाउट घूमेंगे कि नहीं दोनों, है ना? उनके खुद के एक्सिस के अबाउट तो अपन क्या कर देते हैं? नेग्लिजिबल। लेकिन जब वो सी के अबाउट घूमेंगे उसको अपन नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो 2। और नॉर्मल टेम्परेचर पर वो वाइब्रेट करेंगे नहीं, तो टोटल 5। हाई टेम्परेचर पे अपन पढ़ नहीं रहे इसको, ठीक है। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर में ट्रांसलेशनल 3, ट्रांसलेशनल सबका 3 रहता है, चाहे मोनो हो, चाहे डाई हो, चाहे ट्राई हो, ठीक है। रोटेशनल, रोटेशनल इनका 3 होता है, क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सीधा नहीं है,
तो इसलिए अपन जो तीसरा एटम है उसके भी रोटेशन को अपन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो रोटेशन का 3 और वाइब्रेट ये भी नहीं करते नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो इनका टोटल कितना हो गया? 6। तो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। तो हमें जरा बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ फलानी गैस का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है नॉर्मल टेम्परेचर पे, या किसी का टोटल, या किसी का ट्रांसले आपको इंडिविजुअल भी याद होने चाहिए कि इसका ट्रांसलेशनल कितना है, इसका रोटेशनल कितना है, इसका वाइब्रेट, और टोटल भी याद होना चाहिए। समझ रहे हो? तो जल्दी से बताओ फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? नंबर ऑफ वेज इन विच गैस मॉलिक्यूल यूटिलाइज इट्स एनर्जी। तो फिर मोनो एटॉमिक गैस अपनी कितने तरीके से एनर्जी यूटिलाइज करता है? 3, है ना? और वो तीनों के तीनों कौन से में? ट्रांस वाइब्रेशन और रोटेशन में वो कुछ भी यूज नहीं करता। और डायटोमिक 5, और पॉलीएटॉमिक 5 और 6। ठीक है, वो डिपेंड करता है लीनियर स्ट्रक्चर है या नॉन लीनियर। लिखेंगे जल्दी। अभी एनर्जी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, कल फिर कंटिन्यू रहेगा। कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो लिखाया है उतना अच्छे से पढ़ना और ये सारे फॉर्मूले याद करना, क्योंकि कल अपन क्वेश्चंस करेंगे तब ये सारे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम केमिस्ट्री में पढ़ा क्या आपने? केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे? ठीक है। लिख गया? हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। अगर आप, हाँ, लिख नहीं पाया क्या अभी? जल्दी लिखो। इसका सिंबल स्मॉल एफ होता है, क्या होता है? लिखा? वो रेड कलर का कुछ नहीं लिखना है ना? हाँ। परफॉर्म्ड। क्यों, बाकी का कहाँ गया तुम्हारा? है?
लिख नहीं रही बैठे बैठे पीछे। तुम लिख रही हो? कहाँ लिखा है पूरा? हम्म। लिखो। आ गया समझ में? ये सारा सब कुछ कल याद करके आना है। ठीक है। कोई सी भी काइनेटिक एनर्जी हम पूछे, किसी का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे, वो सब याद होना चाहिए। ये क्या है? डाइस है क्या ये? तो क्या है? तो ये ऐसा क्यों आ रहा है इसमें? पता नहीं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि अर्थ की तरफ एक ऐसा आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है। और उसके टकराने के चांस 2035, नहीं, 2035 तक शायद उसके चांस है टकराने के। तो उसका जो गिरने की जगह बताई गई है वो, मतलब अर्थ ऐसे करके घूम रही है ना, तो जो गिरने की लाइन है, तो ऐसे करके लाइन बनाई है, तो वो अर्थ से पास हो रही है वो लाइन, अगर मतलब कहीं भी गिर सकता है इस लाइन पर। और वो लाइन अर्थ में से भी निकल रही, वो अपने इंडिया से भी निकल रही है, इंडिया के साउथ जोन से निकल रही है। तो अगर वो घूम गया तो कुछ भी हो सकता है। और चाइना के बहुत कम पार्ट से निकल रही है वो शायद। चाइना ने उसकी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं उससे निपटने की। अगर चाइना को ऐसा लगा, आपको ये सब देखना चाहिए, कि वो चाइना के ऊपर गिर सकता है, तो चाइना ने आर्टिफिशियल कुछ आ, उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग करने, क्योंकि इतनी तेजी से जब कोई आता है ना, तो अगर उससे छोटी सी भी चीज अगर थोड़ा टकरा जाए तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अगर चाइना को लगा कि वो उसके ऊपर गिर सकता है, तो वो तुरंत वो काम स्टार्ट कर देगा। इंडिया ने अभी ऐसी कोई तैयारी स्टार्ट की नहीं है। ऐसा उसमें वीडियो में था, सब कुछ पूरी डिटेल था। और इंडिया ने अपना बोला है कि ऐसी तैयारी हम जब 3 या 4 साल रह जाएंगे तब स्टार्ट करेंगे। चलिए। चाइना से हो तुम? हाँ। ये लिखो जल्दी। जल्दी लिखो। स्पेलिंगों पे थोड़ा ध्यान देना वरना छाप दो वैसी, क्योंकि वो टाइप करवाया था हमने किसी से, तो बहुत सारी जगह गलत लिख दिया उसने। गैस की स्पेलिंग तो हर जगह गलत लिखी है। तो आज आपका होमवर्क वही है जो अपना कल तक था, है ना? पी बाई क्यू खत्म करो। और सीपी सिंह। हाँ। बर्थडे आहे का तुमचा? कोणाचा बर्थडे आहे? तुमचा काय नाव आहे तुमचं? है? कहाँ पे? इकडे आओ यहाँ, हम यहाँ पढ़ाते हैं यहाँ पे। यहाँ दो टॉफी हमें, ऊपर आके। लाओ। तो सभी लोग उसको बर्थडे विश करेंगे।
चलो। अरे अरे रुको तो, इन सबको तो दो। अरे अरे, दे नहीं रही क्या? चलो इसमें से बांट दे क्या? इसमें से बांट देंगे। चलो। तो मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल पूछो या ट्रांसलेशन पूछो, आंसर क्या रहता है? सेम। क्योंकि रोटेशन और वाइब्रेशन में वहां पे कुछ नहीं होता। ठीक है। ये आर आर की जगह टी आर लिखना। ट्रांस। क्या? टॉपिक वन के कल डिस्कस कर दें। ठीक है। कल उसको ही डिस्कस करना है, टेंशन नहीं लो। इसका ऊपर करें। यहां तक लिख गया। वो आगे के सब हम कराएंगे, ठीक है, क्लास में। टॉपिक टू के करो। ठीक है। कल से अपन को क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। आपका टेस्ट का सिलेबस डिग्री ऑफ फ्रीडम तक है, ठीक है। चलिए। जल्दी लिखो। ये लिख गया। कल टॉपिक वन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है। मतलब इसको ये लगभग हो गया, तो इसको कल खत्म करके टॉपिक वन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कितने, 24 है ना टोटल? थ्योरी अभी थोड़ा और चलेगी, पूरा नेक्स्ट वीक भी लगेगा पूरा। हाँ। थ्योरी तो लगभग खत्म हो गई। अब डिफरेंट, जैसे टॉपिक वन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस के टाइप्स बहुत हैं इस चैप्टर में। सब कुछ पता है, फॉर्मूले यही सब है। तो ये सब फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से लगाया जाता है।
तो वो सब अपन को सीखना है, टॉपिक वन में ऐसे ही क्वेश्चंस ज्यादा है। तो अभी अपन ने सीधे कैसे क्वेश्चन किए हैं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब थोड़े उनके एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक है, कि फॉर्मूला वही है लेकिन पूछा अलग तरीके से गया है। लिखे? हाँ। क्या? कल भेजेंगे? ये पीडीएफ भेज दें क्या? भेज देंगे। सॉल्विंग अभी टॉपिक वन टॉपिक टू और सीपी सिंह में आपको 1 से 40 तक क्वेश्चन दिए ना, उनको थोड़ा और बढ़ा दो, 50 तक देखो। रोटेशनल ये खत्म हो जाए, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, फिर हीट ट्रांसफर, उसके बाद रोटेशन, पूरा थर्मल फिजिक्स खत्म करके रोटेशन स्टार्ट करेंगे। और थर्मल फिजिक्स खत्म होने में भी अपनी जनवरी तो खत्म हो ही जाएगी मेरे ख्याल से, तो फेब में रोटेशन स्टार्ट कर देंगे। क्या? ये लो। सेंटर ऑफ मास भी नहीं हुआ क्या? सेंटर ऑफ मास भी नहीं हुआ? और वर्क पावर एनर्जी और कोलिजन? तो फिर रोटेशन रोटेशन क्यों बोलते रहते हो? सबसे पहले तो वही पढ़ना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बहुत पीछे हो तुम लोग। चलो तो करेंगे फिर वो।